तो हम कमेटी से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाला हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो कुछ कमेटीज़ के बारे में देखते हैं। मेजर पॉवर्टी रिलेटेड कमेटीज़ इन इंडिया, उनका क्या रिकमेंडेशंस था, कब आई थी, क्या था, कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप ऑन पॉवर्टी एलिमिनेशन। जो प्लानिंग कमेटी का जो वर्किंग ग्रुप था उसका क्या सीन था, क्या रिकमेंडेशन दिया। तो सबसे पहले तो याद रखना कि 1962 में ये गठन हुआ था इसका। एस्टैब्लिश द फर्स्ट ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेस्ड ऑन अ मिनिमम मल्टी डायमेंशनल स्टैंडर्ड। सो बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो सबसे पहले सेटअप हुआ था 1962 में, उसने सबसे पहले ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन इंडिया में एक सेटअप करा, ठीक है, बेस्ड ऑन मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड। मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसने क्या करा, फर्स्ट ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन डिसाइड करा था। फिर आया अलग कमेटी। अलग कमेटी कब आया था, 1979 में। 1979 में अलग कमेटी आया। इसने क्या इंट्रोड्यूस करा, फर्स्ट स्टैंडर्डाइज पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहला वाला जो प्लानिंग कमीशन था उसने किसके बेसिस पे सेटअप करा था पॉवर्टी लाइन, मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे। जो सेकंड कमेटी आई हमारी अलग कमेटी 1972 में, उसने पॉवर्टी लाइन सेटअप करा, उसने किसके बेसिस पे करा, कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करा, ठीक है। क्या कैलोरी डिसाइड करा कि 2400 किलो कैलोरी फॉर रूरल एंड 2100 किलो कैलोरी फॉर अर्बन एरिया। सो अगर कोई रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरी अगर इंटेक कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब 24 या उससे ऊपर अगर इंटेक कर रहा है तो, और अर्बन में 2100 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर आया लकड़ा वाला कमेटी। लकड़ा वाला कमेटी कब आया था, 1993 में आया था। सबसे पहले तो यही याद रखना। इसने क्या सजेस्ट करा, इसने सजेस्ट करा कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी इंटेक। ये बेसिकली नेशन वाइज कैलोरी इंटेक करा था, बेसिकली रूरल और अर्बन। बट ये लकड़ा वाला कमेटी ने सजेस्ट करा कि ये जो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए ये स्टेट स्पेसिफिक होनी चाहिए, मिनिमम कैलोरी, ठीक है। इसने क्या रिकमेंड करा, यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर प्राइस एडजस्टमेंट। प्राइस एडजस्टमेंट के लिए इसने क्या रिकमेंड करा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, उसको यूज़ करना चाहिए अपने को। नेक्स्ट आया तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी कब आया था, 2009 में। इसने क्या करा, शिफ्टेड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन ब्रॉडर कंजम्पशन नीड्स। इसने क्या करा, पॉवर्टी लाइन को सेटअप करा किस पे, ब्रॉडर कंजम्पशन नीड पे, नॉट जस्ट कैलोरी इंटेक। इसने थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के बेसिस को बेस जो था उसको ब्रॉडन अप करा, नॉट जस्ट कैलोरी इंटेक बट एक ब्रॉडर कंजम्पशन नीड पे उसको डिसाइड करा। क्या करा इसने, यूज्ड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड फॉर मोर एक्यूरेसी, ठीक है। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज़ किया मोर एक्यूरेसी के लिए। नेक्स्ट आया हमारी सक्सेना कमेटी। सक्सेना कमेटी कब आई थी, सेम जब तेंदुलकर कमेटी आई थी 2009 में ही, ठीक है। इसने क्या फोकस करा था, ये फोकस करा था रूरल पॉवर्टी पे, ठीक है। क्या रिकमेंड करा कि हायर रूरल पॉवर्टी लाइन एंड बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। इसने हायर रूरल पॉवर्टी लाइन को रिकमेंड करा था, ठीक है, एंड बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हाउस होल्ड जो होते थे उसको बेटर आइडेंटिफिकेशन के वे सजेस्ट करा था। फिर आया हमारा रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी 2014 में आया था। इसने क्या सजेस्ट करा, इसने सजेस्ट करा एक हायर पॉवर्टी लाइन होना चाहिए दैन द तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने जो पॉवर्टी लाइन सेट करी थी उससे थोड़ा ऊपर करा इसने, किसने, रंगराजन कमेटी ने, इंक्लूडिंग एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। इसने हेल्थ और एजुकेशन को भी पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड करा, ठीक है। डिफाइंड है हायर पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। इसने पॉवर्टी का एक हायर थ्रेशोल्ड डिफाइन करा था, ठीक है, किसने, रंगराजन कमेटी ने, याद रखना। नेक्स्ट आया हमारा हसीम कमेटी। हसीम कमेटी 2012 में सेटअप हुआ था। इसने क्या करा, एम टू आइडेंटिफाई बीपीएल हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। बेसिकली हसीम कमेटी ने क्या करा था, अभी तक हम देख रहे थे कि बीपीएल रूरल एरियाज में आइडेंटिफाई किए जा रहे थे, बट पहली बार हसीम कमेटी 2012 में इसने क्या करा कि इसने एम करा किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बीपीएल हाउस होल्ड को, कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या रिकमेंड करा, इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक हाउस होल्ड असेट्स को भी इंक्लूड करो, टाइप ऑफ जॉब, किस टाइप के जॉब करते हैं लोग, इसको भी इंक्लूड करो, एंड एक्सेस टू सोशल सर्विस में उनका क्या एक्सेस है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए बीपीएल कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आया हमारा सी रंगराजन एक्सपर्ट कमेटी। सी रंगराजन एक्सपर्ट कमेटी भी 2014 में आया था, जब हमारा रंगराजन कमेटी आया था। इसने क्या करा, री इवेल्युएट पॉवर्टी लाइन टू इंक्लूड वेरियस बेसिस नीड बियॉन्ड कैलोरी। इसने क्या करा, री इवेल्युएट करा पॉवर्टी लाइन को और इंक्लूड करा और भी ज़्यादा बेसिस नीड्स को जो कि कैलोरी से बियॉन्ड होने चाहिए, विथ अ पॉवर्टी लाइन ऑफ 972 पर मंथ फॉर रूरल एंड 1407 फॉर अर्बन, ठीक है। 2011-12 के लिए इसने रूरल एरिया में अगर कोई 972 पर मंथ कमा रहा है तो
या उससे ऊपर कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा, और 1407 रुपीज़ से कोई ऊपर कमा रहा है अर्बन एरियाज़ में तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो रहा है। ये किसने बोला था? सी रंगराजन एक्सपर्ट कमेटी ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आया हमारा अरविंद पांगड़िया टास्क फोर्स। अरविंद पांगड़िया टास्क फोर्स आया 2015 में, जो कि सबसे लेटेस्ट है। उसने क्या सजेस्ट करा? एक पॉवर्टी इंडेक्स यूजिंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसने क्या सजेस्ट करा था कि एक पॉवर्टी इंडेक्स होना चाहिए जो कि बेसिस पे होना चाहिए किसके? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के। और रिकमेंड करा क्या कि ये पीरियोडिक सर्वे फॉर मोर एक्यूरेट पॉवर्टी डेटा। इसने रिकमेंड करा कि पीरियोडिक सर्वे होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम मोर एक्यूरेट डेटा निकाल पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कमिटीज़ थे और उनका बाय उनका क्या रिकमेंडेशन था उस पे बेसिस था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPIs के बारे में देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। इन 2010 ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव 2010 में विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की हेल्प से क्या डेवलप करा? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डेवलप करा, ठीक है। ये क्या करता है, किस पे फोकस करता है वो देखते हैं। MPI फोकस करता है वेरियस डेप्रिवेशन इन पुअर्स लाइफ रादर देन जस्ट इनकम। इनकम के अलावा भी पुअर पीपल का लाइफ क्या होता है, किस चीज़ से डिप्राइव होते हैं, वो उस पर फोकस करा, ठीक है, नॉट जस्ट ऑन इनकम। बेस्ड ऑन द अल्किरे एंड फोस्टर मेथड। याद रखना कि अल्किरे एंड फोस्टर मेथड किस में यूज़ किया जाता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है। फ्रॉम HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 का जो HDR था उसमें MPI रिप्लेस्ड द अर्लियर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। MPI जो था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसने रिप्लेस करा किसको? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को। लॉन्च कब हुआ था? HPI जो था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 में लॉन्च हुआ था। यूज इज 3 डायमेंशनल एंड 10 इंडिकेटर्स। ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या करता है? यूज़ करता है 3 इंडिकेटर को, 3 डायमेंशन को यूज़ करता है और उसके अंदर 10 इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो 3 डायमेंशंस क्या है और उनके इंडिकेटर्स क्या है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं क्या? सबसे पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उनका, ठीक है। और एक एक के अंदर फिर ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। हेल्थ का 2 इंडिकेटर है। हेल्थ का क्या है? पहला इंडिकेटर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड मोर्टालिटी। एजुकेशन के अंदर क्या क्या होता है कि ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक स्कूलिंग की गई है, और स्कूल अटेंडेंस, स्कूल में कितनी अटेंडेंस हुई, ये एजुकेशन के इंडिकेटर है। तो हेल्थ के 2 इंडिकेटर हो गए, एजुकेशन के 2 इंडिकेटर हो गए, बाकी बचे 6 इंडिकेटर। तो 6 इंडिकेटर किसके हैं? लिविंग स्टैंडर्ड के। कौन कौन से? कुकिंग फ्यूल, किस टाइप के फ्यूल यूज़ करते हैं लोग कुकिंग के लिए, सैनिटेशन कैसा है उनका, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस कैसा है, किस टाइप के ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है या नहीं है, फिर हाउसिंग कैसा है उनका, फिर उनके पास क्या क्या एसेट है। ये सारे हमारे किसके इंडिकेटर्स हैं? लिविंग स्टैंडर्ड के। तो याद रखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 तो इसके डायमेंशन होते हैं और इन 3 के अंदर क्या होते हैं? टोटल 10 डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टेक्निकल डिटेल, इसके बारे में टेक्निकल डिटेल देख लेते हैं। हेड काउंट रेशियो क्या होता है इसमें? हेड काउंट रेशियो बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है, नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो बेसिकली इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उनको कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग जो हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो पुअर लाइन में फॉल कर रहे हैं वर्सेस हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ये हमारा क्या दिखाता है? हेड काउंट रेशियो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये बेसिकली एवरेज लेवल ऑफ डिप्राइवेशन एक्सपीरियंस्ड बाय पुअर। ये किस लेवल का डिप्रिवेशन जो है ऑन एन एवरेज पुअर पीपल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं हम किस में? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी में। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सम ऑफ डिप्रिवेशन स्कोर ऑफ ऑल पुअर पीपल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम इंटेंसिटी का? तो सम ऑफ डिप्रिवेशन स्कोर, जो हमारा डिप्रिवेशन स्कोर आएगा अक्रॉस ऑल पुअर पीपल, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल से, उससे क्या निकल जाएगा? हमारा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। MPI कैलकुलेट कैसे होता है? H इंटू ए। H क्या है आपका? ये जो हमने ऊपर हेड काउंट रेशियो कैलकुलेट कर रहा था, और A क्या है हमारा? ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है। तो H इंटू ए कर देंगे तो इससे हमारा MPI निकल जाता है, ठीक है। ये प्योरली मैथमेटिकल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्टेट यूटी विथ हायर पर कैपिटा इनकम परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे स्टेट या यूटीज़ हैं जिनमें मतलब हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सिक्किम। 309% यहाँ का
पर कैपिटा इनकम है। अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में है कैसे, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम के, गोवा का 290% है, दिल्ली का 250% है, तेलंगाना का 176% है और हरियाणा का भी 176%। तो याद रखना तेलंगाना और हरियाणा जो कि 3rd और 4th रैंक पे हैं, इनका सेम है, ठीक है। बाकी फर्स्ट की बात करें तो उस पर सिक्किम आता है, उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद दिल्ली आता है। गोवा और दिल्ली तो हमारे यूटी हो गए और सिक्किम जो है ये हमारा स्टेट हो गया फुल फ्लेज। अब देखते हैं स्टेट यूटी विथ लोअर कैपिटल इनकम, लोअर पर कैपिटा इनकम। लोअर पर कैपिटा इनकम में देखते हैं सबसे पहला कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। तो सबसे पहले अपना बिहार आता है, ठीक है। अगर लोअर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो परसेंटेज ऑफ लोन नेशनल एवरेज के मामले में तो सबसे पहले आता है, सबसे लोएस्ट आता है हमारा बिहार, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है झारखंड, फिर आता है मेघालय, उसके बाद मणिपुर। तो याद रखना हमारा यूपी बिहार बिहार, ठीक है, उसके बाद यूपी, बिहार हमारा फर्स्ट पे आता है बॉटम से, उसके बाद आता है हमारा यूपी, उसके बाद झारखंड, ठीक है, फिर आता है मेघालय एंड मणिपुर, याद रखना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक थियरीज़ के बारे में, कौन सी थियरीज़ क्या बोलती है, ठीक है। सबसे पहले देख लें माल्थूसियस थियरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थूसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलती है, प्रपोज्ड बाय थॉमस माल्थूसियन। ये किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, थॉमस माल्थूसियन के द्वारा। ये क्या सजेस्ट करती है दैट पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, वाइल फूड सप्लाई ग्रोज अर्थमेटिकली, ठीक है। माल्थूसियन थियरी क्या बोलती है कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और फूड सप्लाई जो है वो अर्थमेटिकली ग्रो करती है, लीडिंग टू अ पॉइंट वेयर रिसोर्सेज कैन नॉट सपोर्ट द पॉपुलेशन, कॉजिंग चेक लाइक फेमीन, डिजीज एंड वॉर। तो बेसिकली माल्थूसियन थियरी कहती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और हमारा जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लीड करेगा किस सिचुएशन को, एक सिचुएशन को लीड करेगा जहाँ पे क्या हो जाएगा कि रिसोर्सेस हमारे जो होंगे वो हमारे पॉपुलेशन को सपोर्ट करने में इनसफिशिएंट प्रूफ होने लगेंगे। इससे क्या होगा, फेमिन की सिचुएशन आ जाएगी, डिजीज़ की सिचुएशन आ जाएगी और इवन वॉर की भी सिचुएशन आ जाएगी। ये कौन बोलता है, माल्थूसियन थियरी। माल्थूसियन थियरी क्या बोलती है कि हमारा पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, फूड सप्लाई अर्थमेटिकली ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑप्टिमल पॉपुलेशन थियरी। ऑप्टिमल पॉपुलेशन थियरी क्या बोलती है, ऑप्टिमल पॉपुलेशन थियरी प्रपोज कौन करा था, एडविन कैनन ने प्रपोज करा था। इट पॉजिट्स एन आइडियल पॉपुलेशन साइज दैट मैक्सिमाइजेस पर कैपिटा इनकम। ऑप्टिमल पॉपुलेशन थियरी क्या बोलती है, एक ऑप्टिमल आइडियल पॉपुलेशन साइज सजेस्ट करती है जो कि हमारा पर कैपिटा इनकम को मैक्सिमाइज कर सकता है, वेयर रिसोर्सेज आर यूज मोस्ट एफिशिएंटली, जहाँ पे रिसोर्सेज हमारे मोस्ट एफिशिएंटली यूज होंगे, बैलेंसिंग द लेबर सप्लाई विद द रिसोर्स टू अवॉइड अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमारे लेबर सप्लाई को किससे, रिसोर्सेज से बैलेंस करती है, ठीक है। और वो क्या अवॉइड करती है, अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन जैसे सिचुएशन को अवॉइड करती है। तो याद रखना कि हमारा जो पॉपुलेशन साइज़ है और पर कैपिटा इनकम, ये एक आइडियल पॉपुलेशन साइज़ को सजेस्ट करती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना पर कैपिटा इनकम जो है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। कौन सजेस्ट करता है, ये ऑप्टिमल पॉपुलेशन थियरी सजेस्ट करती है। कौन दिया था इसको, एडविन कैनन ने दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या बोलती है, दिस थियरी डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज एज सोसाइटीज़ इंडस्ट्रियलाइज। जब हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती है तो एक हमारा स्टेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज होगा वैसे वैसे हमारे स्टेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज कैसे होगा उसको डिस्क्राइब करती है। टिपिकली मूविंग फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, स्टेज 1 टू लो बर्थ एंड डेथ रेट स्टेज 4, ठीक है, विद एन इनिशियल पॉपुलेशन एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन स्टेज 2 एंड 3। ये क्या बोलती है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कि जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वैसे वैसे पॉपुलेशन के स्टेजेस बढ़ेंगे। और वो कौन कौन से स्टेज होंगे, स्टेज 1 तो वो होगा जहाँ पे हाई बर्थ रेट होगा और हाई डेथ रेट भी होगा, ठीक है। फाइनली हम कौन से स्टेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हमारा लो बर्थ रेट होगा और हाई डेथ रेट होगा, ठीक है, टू लो बर्थ एंड डेथ रेट, हाँ, हाई बर्थ एंड डेथ रेट। स्टेज 1 होगा जहाँ पे हमारा बर्थ भी ज़्यादा होगा और डेथ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो स्टेज 4 आएगी वो कौन सी होगी, जहाँ पे बर्थ और जो डेथ है दोनों का रेट जो है वो लो हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड में क्या होगा कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ रैपिड ग्रोथ। स्टेज 2 और 3 में जो हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत
ऊपर जाएगा, ठीक है। तो स्टेज 1 होगा जहाँ पे हाई बर्थ रेट होगा और हाई डेथ रेट भी होगा। स्टेज 2-3 में हमारा बर्थ रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, डेथ रेट थोड़ा कम होगा, फिर बर्थ रेट थोड़ा कम होगा, फिर डेथ रेट ज़्यादा होगा, और फाइनली स्टेज 4 में क्या हो जाएगा कि हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाएगा। ये कौन सजेस्ट करता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी। सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी क्या बोलती है? रिलेटेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड है? सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी रैपिड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। दिस थियरी सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बन माइग्रेशन क्रिएट सोशल टेंशन। ये बोलती है कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और अर्बन माइग्रेशन है, ये एक तरह का सोशल टेंशन क्रिएट करता है, जो ऑफन लीडिंग टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम, हाउस शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू सडन शिफ्ट इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली ये रैपिड अर्बनाइजेशन जो होता है उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उस पर बात करता है। कौन सी थियरी? सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी। ये बोलता है कि अगर हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बन माइग्रेशन ज़्यादा होने लगे तो सोशल टेंशन क्रिएट करेगा। इससे क्या होने लगेगा? हमें क्राइम बढ़ने लगेंगे, हाउस के शॉर्टेज होने लगेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ने लगेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सडन शिफ्ट इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अचानक से लोग रूरल से जो है वो अर्बन एरिया में माइग्रेट करने लगेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी क्या बोलती है? सजेस्ट करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफन सीन इन इम्पेडिमेंट टू पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। ये बोलती है कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो क्या इम्पैक्ट करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। विथ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफन सीन एज इम्पिडेंट टू पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, दो सम थियरी आर्ग्यू दैट इट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाई एक्सपैंडिंग द लेबर फोर्स एंड मार्केट, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस इतना याद रखना कि पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियरी जो है वो बोलती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। थियरी ऑफ स्टेजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। थियरी ऑफ स्टेजेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो रॉस्टो स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है देखते हैं। प्रपोज्ड बाई वॉल्ट रॉस्टो ने इसे प्रपोज करा था। इट आउटलाइंस 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 5 तरह के इकोनॉमिक ग्रोथ को आउटलाइन करता है। कौन कौन सा? पहला तो ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ होता है, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी पे पहुंचती है, एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। फिर एक दौर आता है जिसमें हाई मास कंजम्पशन होने लगता है, इलिस्ट्रेटिंग ए टिपिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलप्ड स्टेटस, ठीक है। ये स्टेजेस को बताती है कि किस किस स्टेज में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर हमारा टेक ऑफ का प्री कंडीशन सेट होता है, फिर टेक ऑफ होता है, फिर मैच्योरिटी पे जाती है, फिर उसके बाद एक एज आता है जहाँ पे बहुत ही मास कंजम्पशन होने लगता है चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में क्या है? दिस थियरी डिस्क्राइब्स स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन अलाइंड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोलती है, क्या बोलती है कि स्टेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो अलाइन होता है किससे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। वेयर अर्ली स्टेज आर मार्क्ड बाई रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड लेटेस्ट स्टेजेस बाई अर्बन एक्सपेंशन एज ए सर्विस सेक्टर ग्रोज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव। ये बोलती है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो किससे अलाइंड होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। अर्ली स्टेज जो होगा वो क्या होगा? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। सबसे पहले लोग गांव से शहरों में जाएंगे, एंड उसके बाद लेटेस्ट स्टेज में क्या होगा कि अर्बन का एक्सपेंशन होगा। जो हमारे अर्बन एरियाज होंगे वो एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। पहले बस नोएडा हुआ करता था, अब ग्रेटर नोएडा भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा अर्बनाइजेशन का जो है वो एक्सपेंशन होगा। एज द सर्विस सेक्टर ग्रोज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव, जैसे जैसे हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ठीक है। ये कौन बोलता है? अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टेज बोलता है। नेक्स्ट आती है हमारी लेविस मॉडल ऑफ ड्यूअल सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। कौन इसको प्रपोज करा था? आर्थर लेविस ने करा था। इट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल, क्या बोलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस सेक्टर टू अ मॉडर्न, ठीक है। एक ट्रेडिशनल से मॉडर्न सेक्टर की तरह, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, विथ सरप्लस लेबर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मोर प्रोडक्टिव अर्बन इंडस्ट्री। लोग जो है वो ट्रेडिशनल से एक मॉडर्न की तरफ और इंडस्ट्रियल सेक्टर से वो एक सरप्लस लेबर मूविंग होता है। कहाँ से? एग्रीकल्चर से लेके वो किधर जाते हैं? प्रोडक्टिव अर्बन इंडस्ट्रीज़ की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा हारोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। हारोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है? दिस मॉडल डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन
items of capital accumulation, suggesting that higher saving rate and increased investment lead to higher growth rate, providing that provided that sufficient productive capacity is achieved. ये बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये डिस्क्राइब करता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैपिटल एक्यूमुलेशन के टर्म्स में डिफाइन करता है, और क्या सजेस्ट करता है कि हायर सेविंग रेट जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट को जब हमारा हायर सेविंग होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और वो क्या लीड करेगा, हायर ग्रोथ रेट को लीड करेगा, ठीक है। ये बट लेकिन ये प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि सफिशिएंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होनी चाहिए हमारी वो अचीव हो गई होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए हमारा। डिपेंडेंसी थियरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि डिपेंडेंसी थियरी जो है डेवलप्ड मेनली बाय लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक्स, लैटिन अमेरिकन के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप करा है, किसको, डिपेंडेंसी थियरी को। दिस थियरी पॉजिट्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री इज हिंडर्ड बाय डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। ये बोलती है कि जो डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो डेवलप्ड कंट्री के वजह से हिंडर होती है, ठीक है, वो डिपेंडेंस होती है, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी हिंडर्ड बाय डिपेंडेंस ऑन डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनका जो डिपेंडेंस होता है डेवलप्ड कंट्री पे उसके वजह से उनका ग्रोथ जो होता है वो हिंडर होता है, विच लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन एंड परपेचुएट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं और वो परपेचुएट अंडर डेवलपमेंट ही रहते हैं। बिग पुश थियरी क्या बोलती है, ये सजेस्ट करा था कौन, पॉल रोसेंटिन रोडन ने क्या सजेस्ट करा था, बिग पुश थियरी को। इट आर्ग्यूज दैट लार्ज कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इकोनॉमिक इनर्शिया एंड अचीव अ सेल्फ सस्टेनिंग लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोलती है कि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर है, किस लिए, ताकि हम जो इकोनॉमिक इनर्शिया को ओवरकम कर पाएँ और क्या अचीव कर पाएँ, एक सेल्फ सस्टेनिंग जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल थियरी। ह्यूमन कैपिटल थियरी क्या बोलती है, ये एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ह्यूमन कैपिटल थियरी क्या एम्फेसिस करती है, ये एम्फेसिस करती है कि हमारे जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, हेल्थ है, वो मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये सजेस्ट क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोलती है कि अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल जो होगा उसमें हम इन्वेस्ट करें तो वो जो है हमारी हायर प्रोडक्टिविटी को के तरफ लेके जाएगा, इनोवेशन करेगा एंड ओवरऑल जो है हमारा इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोजिनस ग्रोथ थियरी। इंडोजिनस ग्रोथ थियरी क्या बोलती है, अनलाइक ट्रेडिशनल ग्रोथ मॉडल, this theory suggests that economic growth is primarily the result of endogenous, not external factors with innovation, knowledge and human capital as central drive within the economy. Endogenous theory बोलती है कि जो हमारा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्राइमरीली जो होता है किसका रिजल्ट होता है, इंडोजिनस का ही रिजल्ट होता है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है इसमें इनोवेशन, नॉलेज और ह्यूमन कैपिटल जो है वो सेंट्रल ड्राइवर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी लोकेशन थ्योरी। लोकेशन थ्योरी क्या बोलती है, एक्सप्लेन्स द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विथ फैक्टर्स लाइक रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एग्लोमरेशन इकोनॉमी इन्फ्लुएंसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक एरिया। ये बेसिकली लोकेशन थियरी ये बोलती है कि लोकेशन कैसा है आपका, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है उसको बूस्ट होने के लिए, ठीक है। कौन कौन सा उसमें होना चाहिए कि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कॉस्ट कैसा है, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन इस स्पेसिफिक एरिया होगा या नहीं होगा या कितना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड लिमिट टू ग्रोथ। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड लिमिट टू ग्रोथ प्रपोज्ड बाय क्लब ऑफ रोम ने इसको प्रपोज करा था। ये क्या फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। वार्निंग ऑफ द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वार्न करती है कि हम एक लिमिट ऑफ ग्रोथ पे जाएं ड्यू टू फाइनाइट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है। फाइनाइट जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं
क्योंकि मतलब ये वार्न करती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होना चाहिए वो एक लिमिट तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्सेज जो हैं वो फाइनाइट हैं, विच नेसेसिएट्स पॉपुलेशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़, जो मतलब नेसेसिएट करती है, मजबूर करती है कि हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज़ हम सस्टेनेबल तरीके से करें। नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेशन ट्रांजिशन थियरी। इसको किसने डेवलप करा था? तो विल्बुर जेलेंस्की ने करा था। विल्बुर जेलेंस्की ने माइग्रेशन ट्रांजिशन थियरी दी थी। ये थियरी लिंक करती है माइग्रेशन पैटर्न को किसके साथ? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, क्या सजेस्ट करती है कि एज कंट्रीज डेवलप, माइग्रेशन पैटर्न शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन टू इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड देन टू इंटर अर्बन माइग्रेशन। ये बोलती है कि जैसे जैसे हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है उसके साथ हमारी जो कंट्री जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे हमारा माइग्रेशन पैटर्न जो होता है वो शिफ्ट होता है। कैसे? रूरल से अर्बन की तरफ और माइग्रेशन टू इंटरनेशनल। पहले हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, फिर हमारा जो माइग्रेशन होगा वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होने लगेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इंटर अर्बन माइग्रेशन होने लगेगा। फिर आता है हमारा डिपेंडेंसी रेशियो थियरी। डिपेंडेंसी रेशियो थियरी क्या बोलती है? ये फोकस करती है, फोकस ऑन इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिपेंडेंट ग्रुप। ये डिपेंडेंट ग्रुप के इकोनॉमिक बर्डन पे फोकस करती है, यंग एंड एल्डरली पे, ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्या बोलती है कि फोकस ऑन द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिपेंडेंट ग्रुप, यंग एंड एल्डरली, ऑन द वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन। ठीक है, ये बोलती है कि हमारी इकोनॉमिक बर्डन डिपेंडेंट, हमारे जो यंग एंड एल्डरली पीपल है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। सजेस्टिंग दैट हाई डिपेंडेंसी रेशियो स्ट्रेंस रिसोर्सेज। अगर हमारा हाई डिपेंडेंसी रेशियो हो जाए, हमारे काम करने वाले लोग कम हो जाए, उन पर डिपेंडेंट होने वाले लोग बढ़ जाएँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमारी जो रिसोर्सेस हैं उनमें स्ट्रेन आने लगेगा। वाइल लोअर डिपेंडेंसी रेशियो इनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारा लोअर डिपेंडेंसी रेशियो रहेगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? होता रहेगा। थियरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड थियरी क्या बोलती है? ये थियरी आर्ग्यू करती है कि टेम्पररी इकोनॉमिक बूस्ट ऑकर्स व्हेन कंपनीज डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन ड्यू टू ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये बोलती है कि हमारा जो इकोनॉमिक होता है वो बूस्ट करता है। ठीक है, कब? जब कंट्री के डिपेंडेंसी रेशियो, जो हमने ऊपर बात करा कि काम करने वाले लोगों की संख्या वर्सेस उन पर डिपेंडेंट लोगों की संख्या, अगर ये डिपेंडेंसी रेशियो डिक्लाइन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा वर्किंग एज का पॉपुलेशन ग्रो होता है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? जो हमारा जॉब, हाँ, प्रोवाइडेड देयर आर जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एब्जॉर्ब द लेबर फोर्स। अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो वो डिक्लाइन करेगा, बट इसके साथ एक कंडीशन है कि हमारे पास एनफ जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हों ताकि वो जो इंक्रीजिंग लेबर फोर्स आ रही है उसको एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पुश पुल थियरी ऑफ माइग्रेशन। पुश पुल थियरी ऑफ माइग्रेशन क्या बोलता है कि ये एक्सप्लेन करता है माइग्रेशन बाई आइडेंटिफाई पुश फैक्टर, ठीक है, लैक ऑफ जॉब, पुअर लिविंग कंडीशन। ये पुश फैक्टर क्या होता है कि हमारा जॉब नहीं है कहीं पे, पुअर लिविंग कंडीशन है, तो लोग वहाँ की जगह को छोड़ देंगे, पुश हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, दैट ड्राइव्स पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिन। एंड पुल फैक्टर क्या होता है? जहाँ पे बेटर जॉब्स होती है, बेटर सर्विसेज होती है, वो एक पुल फैक्टर की तरह काम करता है, दैट अट्रैक्ट्स देम टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये पुश और पुल फैक्टर का माइग्रेशन थियरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल चॉइस थियरी। सोशल चॉइस थियरी जो है केनेथ एरो के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ठीक है, दिस थियरी एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज कैन एग्रीगेट इनटू कलेक्टिव डिसीजन। ये क्या एक्सप्लोर करता है कि कैसे हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और वैल्यूज़ जो हैं वो एग्रीगेट हो सकते हैं, कैसे? एक कलेक्टिव डिसीजन में। ठीक है, रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिसी डिसीजंस इम्पैक्ट पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। ये बेसिकली हमारी सोशल चॉइस को बताता है कि हमारे कैसे जो है हमारी पॉलिसीज़ डिसीजन जो है, या वो पॉलिसी डिसीजन है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को और पब्लिक वेलफेयर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्योर मॉनेटरी थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल वॉज प्रोपगेटेड बाई ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट R.G. हॉर्टे। ठीक है, प्योर मॉनेटरी थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल, पहले तो यही याद रखना कि प्योर मॉनेटरी थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल किसने दिया था? तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। क्या नाम था उनका? R.G. हॉर्टे। इनके द्वारा अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रेड साइकिल इज़ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना। ट्रेड साइकिल जो होती है प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना होती है। अ जनरल डिमांड इटसेल्फ इज अ मॉनेटरी फेनोमेना। हॉर्टे एडवोकेटेड अ मॉनेटरी अप्रोच टू इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन। ठीक है, इन्होंने क्या एडवोकेट करा कि मॉनेटरी अप्रोच जो होता है वो इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
सजेस्टिंग दैट चेंज इन मनी सप्लाई आर सेंट्रल। चेंज इन मनी सप्लाई जो होता है वो सेंट्रल होता है। फोर शैडोइंग लेटर वर्क बाय किन्स के वर्क को ये फोर शैडो करता है, ठीक है। द बैंक रेट्स एंड इंटरेस्ट जो होते हैं वो जो होते हैं मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ बिजनेस एसेट वॉज प्रोपाउंड बाई महात्मा गांधी। थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप बिजनेस एसेट, ट्रस्टीशिप ऑफ बिजनेस एसेट का ट्रस्टीशिप वाला जो मॉडल है इसको किसने प्रोपाउंड करा था? महात्मा गांधी जी ने। दिस थियरी डील्स विथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंट गांधीयन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म। कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक गांधीयन पाथ को रिप्रेजेंट करता है। गांधी बिलीव्ड ऑल एसेट्स शुड बी हेल्ड बाय ट्रस्ट एंड यूज़ फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये बोलते हैं कि जितने भी एसेट हैं वो एक ट्रस्ट के द्वारा होल्ड किए जाने चाहिए, नॉट बाय इंडिविजुअल। और ये किसके लिए यूज़ होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए यूज़ होना चाहिए। इन टर्म्स द टर्म प्रिजनर्स डिलेमा वाला टर्म जो है ये किससे एसोसिएटेड है? गेम थियरी इन इकोनॉमिक्स से, ठीक है। गेम थियरी इन इकोनॉमिक्स से एसोसिएटेड है क्या? प्रिजनर्स डिलेमा। इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू रैशनल इंडिविजुअल्स माइट नॉट कोऑपरेट। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि दो रैशनल इंडिविजुअल जो हैं वो कभी मतलब कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इवन इफ इट सीम्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट बट ड्यू टू इंसेंटिव टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। Game theory analyzes such situation, showing how individual decision can lead to suboptimal outcome for the group, ठीक है। कैसे जो है हमारा इंडिविजुअल डिसीजन जो है वो कैसे हमारे आउटकम को सब ऑप्टिमल रख देता है, ऑप्टिमल लेवल पे नहीं जाने जाता है। ये कौन एनालाइज करता है? गेम थियरी, ठीक है, याद रखना। प्रोफेसर जे.एम. किन्स 1936 में इन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगर पूछ दे कि जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी वाली बुक किसने लिखी है, तो जे.एम. किन्स साहब ने लिखी है, ठीक है। दैट डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड कुड बी ओवरकम बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हमारी अगर कोई डेफिशिएंसी एग्रीगेट डिमांड है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू किया जा सकता है, थ्रू हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट जो है वो हायर स्पेंडिंग करे तो इट बिकम द प्रिंसिपल टूल इन फाइटिंग वाइड स्केल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड by the Great Depression of the 1930 and rebuilding the war-waged economy of Europe, Japan and Second World War, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जब 1930 में हमारा इकोनॉमिक रिसेशन आया था उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ा दी जाती तो उससे वो कंट्रोल किया जा सकता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन बेसिकली मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डीम्ड एडिक्वेट फॉर बेसिक नीड। वो मिनिमम इनकम, ठीक है, जो हमारे बेसिक नीड के लिए एडिक्वेट हो उसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। अभी करेंटली प्रेजेंटली क्या है? 1630 INR पर मंथ इन रूरल एरिया पॉवर्टी लाइन का जो बेसिस है वो है, एंड 1944 INR पर मंथ इन अर्बन एरिया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी लाइन अर्बन एरिया के लिए कितनी है? 1632 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, एंड अर्बन एरिया के लिए 1944 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, ये याद रखना। हेड काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हमने ऊपर भी बात करी थी। लास्ट रिपोर्टेड एज 11.28 इन 2022 से 2023 फॉर इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड इट इज़ 9%। तो याद रखना जो वर्ल्ड का एवरेज है उससे हमारा जो है हेड काउंट रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या होता है? ये बेसिकली रेशियो होता है बाई विच इनकम ऑफ पुअर फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी गैप इंडेक्स कैलकुलेट करता है कि जो हमारा पुअर का इनकम है वो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है, ठीक है, ये गैप कैलकुलेट करता है, ठीक है। इंडिया का पॉवर्टी गैप जो है अभी 2.5% एट द रेट PPP इन 2024 परचेजिंग पावर पैरिटी एंड रैंक्स 126 आउट ऑफ 143, जो कि ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर पूछ ले कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है तो वो हमारा 126 है आउट ऑफ 143 कंट्री। और इंडिया का पॉवर्टी गैप कितना है अभी? तो 2.5% है एट द रेट परचेजिंग पावर पैरिटी 2024। पॉवर्टी रेट के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हुज इनकम फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ये बेसिकली उन लोगों का प्रोपोर्शन होता है जिनका इनकम जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे है। एज ऑफ 2019
जो हमारा पॉवर्टी रेट है वो कितना है 8.5% इन इंडिया। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा हैं, इसको याद रखना, चांसेस बनते हैं इसके बारे में पूछे जाने का। रेशियो एंड कर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो क्या होता है? बेसिकली रेशियो ऑफ रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन शेयर ऑफ इनकम टू द शेयर ऑफ पुअरेस्ट 40%। ठीक है, ये पाल्मा रेशियो क्या होता है कि रेशियो ऑफ रिचेस्ट 10% पॉपुलेशन शेयर ऑफ इनकम टू शेयर ऑफ पुअरेस्ट 40%। तो 10% जो रिचेस्ट हैं उनका कितना है इनकम शेयर, और पुअरेस्ट 40% जो लोग हैं उनका कितना है, ये क्या कैलकुलेट करता है? पाल्मा रेशियो। ठीक है, इफ़ द रिचेस्ट 10% अर्न हाफ ऑफ द नेशनल इनकम एंड द पुअरेस्ट 40% अर्न 1/10 ऑफ द नेशनल इनकम, द पाल्मा रेशियो वुड बी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 विच इज़ 5। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने देखा ना कि जो हमारा नेशनल इनकम का कितना परसेंट पार्ट जो है वो 10% जो रिचेस्ट हैं वो रख रहे हैं। ठीक है, तो 10% रिचेस्ट अगर मान लो कि 50% उनके पास नेशनल इनकम का 50% है। ठीक है, तो 0.5 हो गया, और जो 40% पुअरेस्ट हैं उनके पास लेट्स से 10% ऑफ द नेशनल इनकम है, तो इनका 0.1 हो गया। तो जो हमारा पाल्मा रेशियो होगा वो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 विच विल बी 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या करता है? ये मेज़र करता है इनकम इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है उसको मेज़र करता है कौन? गिनी कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड मार्क इट 5 स्टार। रीज़न बीइंग कि बहुत बार इसके बारे में पूछता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, क्या मेज़र करता है। तो बेसिकली ये इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करता है एक पॉपुलेशन के अंदर। 0 रिप्रेजेंट करता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, कोई सबका इनकम बराबर है, और 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी कि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी, जो गरीब है वो अल्ट्रा गरीब है एंड जो रिच है वो अल्ट्रा रिच है। ठीक है, इंडिया का गिनी इंडेक्स 2018 एज ऑफ 2018 कितना है? 0.47। ठीक है, लॉरेंस कर्व के बारे में बात करते हैं। लॉरेंस कर्व, कुछ कर्व के बारे में देख लेते हैं। तो लॉरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफ शोइंग इनकम इनइक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन, अ राइज इन इनइक्वालिटी शोज लॉरेंस कर्व इज फर्दर अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वालिटी। लॉरेंस कर्व क्या बेसिकली क्या मेज़र करता है? ये भी इनकम इनइक्वालिटी को ही मेज़र करता है एक पॉपुलेशन में। ठीक है, ये जो लाइन है, लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये आइडियल लाइन है। ठीक है, अगर इस लाइन पे हमारा चल रहा है इसका मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और ये क्या है? लॉरेंस कर्व है। ठीक है, जितना ये कर्वेचर इसका नीचे आता जाएगा, तो ये जो है अगर ये वाला जो कर्वेचर अगर इसके साथ मर्ज कर जाए, इसका मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो परफेक्ट इक्वालिटी में चल रही है, और इसका जो जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा जो है इनकम इक्वालिटी जो है वो ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे है ये, अगर ये ए है बी है तो बी में इक्वालिटी या इनइक्वालिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ए, ये लॉरेंस कर्व बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कुज़नेट्स कर्व। कुज़नेट्स कर्व क्या बताता है? तो कुज़नेट्स कर्व बेसिकली एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, जो क्या बोलता है कि एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या बोलता है? अ हाइपोथेसिस दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जैसे जैसे वही बोलता है कि जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है ना, तो सबसे पहले जो मार्केट फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं किसको? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, और उसके बाद क्या करते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है तो हमारी इनइक्वालिटी क्या है? बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और ये हमारा इक्वालिटी भी ग्रो हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे ये जो इक्वालिटी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डिक्रीज़ करने लगेगी। ठीक है, तो पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज़ इन इनकम। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज़, और फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये याद रखना। ये कौन बोलता है? कुज़नेट्स कर्व। लॉरेंस कर्व क्या बोलता है? इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, और एज ऑफ 2018 कितना है हमारा गिनी इंडेक्स? 0.47। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? शोज दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बोलता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बीच क्या होता है? एक इनवर्स रिलेशन होता है विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता जाएगा
विथ इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन दैट लीड्स टू मोर जॉब्स एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलता है कि विथ इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स, जैसे हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ आता है, विथ इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स इन्फ्लेशन, जैसे हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा वैसे हमारा इन्फ्लेशन भी ग्रो होगा। इससे क्या होगा, जब हमारा इन्फ्लेशन ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, लीड टू मोर जॉब्स। जैसे हमारा इन्फ्लेशन ग्रो होगा वैसे वैसे हमारे जॉब्स के मोर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो क्या क्या बोलती है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन कम होता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन, यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन हमारा कम था तो जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ था अनएम्प्लॉयमेंट इतना था, यहाँ पे अगर ये हमारा इन्फ्लेशन है तो ये हमारा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा इन्फ्लेशन कम है तो जैसे जैसे ये यहाँ पे आया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ। ठीक है, ये बढ़ा इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। ठीक है, और हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। तो जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन, वैसे वैसे जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो घटेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट के। इसको गलती से एम्प्लॉयमेंट मत मार देना। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन फिलिप्स कर्व जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करता है, ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट करता है कि जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन बोलता है, फिलिप्स कर्व बोलता है। उसके बाद आता है हमारा लाफर कर्व। लाफर कर्व क्या बोलता है, लाफर कर्व के बारे में देख लेते हैं। तो लाफर कर्व स्टेट्स दैट इफ टैक्स रेट्स आर इंक्रीज्ड अबव अ सर्टेन लेवल then tax revenue fall because people get discouraged to work. ठीक है, लारेफ argue that sometimes cutting tax rate can increase total tax revenue. ये बोलता है लाफर कर्व जो है वो टैक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जनरल परसेप्शन तो गवर्नमेंट का यही है कि हम टैक्स बढ़ाएंगे तो हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बट इट्स नॉट द केस। क्यों? क्योंकि अगर हम टैक्स एक सर्टेन लेवल के बाद भी बढ़ाते रहे तो क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो डिस्करेज हो जाएगी वर्क करने के लिए। ठीक है, वो सोचेगी कि हम जो कमा रहे हैं वो सरकार को टैक्स ही दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा, डिस्करेज होगी तो उनका इनकम कम होगा। जब इनकम कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही बोलता है, ये जो लाफर कर्व है वो टैक्स और टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करता है कि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टैक्स रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारा टैक्स रेवेन्यू। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में हमारा टैक्स बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे टैक्स था तो टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे था। ठीक है, हमने थोड़ा और बढ़ाया, यहाँ पे लाया टैक्स रेट को, तो हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा। बट एक टैक्स रेट, एक फिक्स रेट यहाँ तक आ गए तो ये ऑप्टिमल है। ठीक है, इसके आगे अगर हम और टैक्स बढ़ाएंगे तो हमारी जनता जो है वो डिस्करेज होगी और टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। देखो पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और हम अगर और ज़्यादा बढ़ाते गए तो हमारा टैक्स रेवेन्यू और कम होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कौन बात करता है, लाफर कर्व बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंजल कर्व। एंजल कर्व के बारे में बात करते हैं। तो एंजल कर्व डिस्क्राइब हाउ द स्पेंडिंग ऑन अ सर्टेन गुड वैरीज विथ हाउस होल्ड इनकम। ये क्या दिखाता है कि हमारा जो स्पेंडिंग है किसी सर्टेन गुड पे, ये हमारे हाउस होल्ड इनकम के साथ कैसे वैरी करता है। ठीक है, द शेप ऑफ एन एंजल कर्व इज इम्पार्टेड बाई डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ठीक है, सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल एंड एज वेल एज अदर कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक। द एंजल कर्व ऑल्सो वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के लिए भी ये डिफरेंटली वेरी करता है। विथ इनकम लेवल एज द एक्स एक्सिस पे हम क्या रखें, इनकम लेवल रखें। ठीक है, विथ इनकम लेवल एज एक्स एक्सिस एंड एक्सपेंडिचर एज वाई एक्सिस। ठीक है, द एंजल कर्व शो अपवर्ड स्लोप।
ठीक है, अपवर्ड स्लोप शो करता है फॉर नॉर्मल गुड्स विच हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन्फीरियर गुड्स विथ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एज्यूम्स नेगेटिव स्लोप फॉर एंजल कर्व्स. In the case of food, the angel curve is concave downwards with a positive but decreasing slope. ठीक है, एक बार इसको इससे समझने की कोशिश करते हैं जो एंजल कर्व यहाँ पे दिया हुआ है. तो एंजल कर्व एज बैकवर्ड बेंडिंग फॉर इन्फीरियर गुड. ये इन्फीरियर गुड के लिए क्या होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है. ठीक है, इन्फीरियर गुड के लिए ये वाला पार्ट है, ऐसे जाता है. ठीक है, और नॉर्मल गुड्स के लिए ये ऐसे आता है. ठीक है, जैसे जैसे मैं फूड जो है यूनिट पर मंथ, फूड यूनिट पर मंथ, फूड हम कैसे खा रहे हैं. ठीक है, तो फूड जो है जैसे जैसे हमारा इनकम, ये क्या है, इनकम पर मंथ. तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे फूड इंटेक भी बढ़ेगा. पहले 10 था तो हम फूड इंटेक इतना कर रहे थे. अब जो है हमारा नॉर्मल गुड का जो है जो फ्लो है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है हमारा फूड का यूनिट पर मंथ भी बढ़ने लगेगा. ठीक है, अगर हमारा इनकम और बढ़ा तो हम जो है नॉर्मल गुड को और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. ठीक है, वही जो इन्फीरियर गुड्स हैं, तो हमारा इनकम जो है जैसे अगर यहाँ पे था, ठीक है, तो अगर हमारा इनकम जो है वो कम है, ठीक है, तो हम ज़्यादा इन्फीरियर गुड खाएंगे. ठीक है, और हमारा अगर इनकम बढ़ने लगा तो इन्फीरियर गुड कम खाएंगे. ठीक है, तो नॉर्मल के लिए ऐसे होता है और इन्फीरियर गुड के लिए कम होता है. अब जाहिर सी बात है कि नॉर्मल गुड जो है, नॉर्मल गुड उनका इंटेक बढ़ता है जैसे जैसे हमारा हाउस होल्ड इनकम बढ़ता है, और इन्फीरियर गुड का इंटेक कम होता है जैसे जैसे हमारा इनकम हाउस होल्ड का बढ़ता है. जाहिर सी बात है कि जब हमारा इनकम लेट से 5,000 रुपया महीना था तो हम क्या करते थे, 200 का ईयरफोन ख़रीद के कान में लगा के घूमते थे. यही हमारा इनकम 5,000 से 50,000 महीना हो गया तो हम क्या करते हैं, एप्पल का ईयरपॉड ख़रीद लेते हैं जो कि 10,000 12,000 का आता है. तो ये 200 का ईयरफोन हम ख़रीदते ही नहीं है. तो क्या हुआ, जैसे हमारा इनकम बढ़ा तो जो लग्जरी गुड्स हैं, जो हमारे फूड लग्जरी गुड, तो मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल ले लिया. ठीक है, तो इन्फीरियर गुड का कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया. 200 वाले ईयरफोन अब हम नहीं खरीदते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हमारा इनकम बढ़ा वैसे इन्फीरियर गुड का जो डिमांड है वो कम हो गया. ठीक है, और अगर नॉर्मल गुड जब फूड हो गया, ठीक है, या कुछ अच्छा खाने को हो गया, या अगर लग्जरी गुड है, उनका इंटेक हमारा बढ़ जाता है. ठीक है, इन्फीरियर गुड्स डिस्काउंट क्लॉथ, जैसे हाँ देखो डिस्काउंटेड क्लॉथ, जैसे हमारा सैलरी बढ़ेगा हम डिस्काउंटेड क्लॉथ लेते ही नहीं है. सेकेंड हैंड व्हीकल, जब हमारा सैलरी कम होता है तो क्या करते हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल ही ले लेते हैं. ठीक है ना, या जेनेरिक मेडिसिन से ही काम चला लेते हैं. बट लेकिन हमारा जब इनकम बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, नहीं फर्स्ट हैंड गाड़ी ही चाहिए, डिस्काउंटेड क्लोथ से कोई मतलब नहीं है, हम तो ब्रांडेड ही पहनेंगे, जेनेरिक मेडिसिन नहीं, हम तो एकदम बढ़िया वाला मेडिसिन खाएंगे. ठीक है, तो ये एंजल कर्व बताता है कि हाउस होल्ड इनकम के साथ जो है वो हमारे गुड्स का कंजम्पशन इन्फीरियर और जो गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उनके साथ कैसे वैरी करता है. नेक्स्ट आता है हमारा बेवेरिज कर्व. बेवेरिज कर्व क्या बोलता है, बेवेरिज कर्व बेसिकली ये बोलता है कि जॉब वैकेंसी की जो रेट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कैसे रिलेटेड है. तो जैसे जैसे हमारी जॉब वैकेंसीज जो हैं वो कम होने लगती हैं, जैसे मान लो कि जॉब वैकेंसी इतनी थी तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो इतनी थी. ठीक है, जॉब वैकेंसीज और कम हो गई तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ गई. तो हमारी जैसे जैसे जॉब वैकेंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट है, याद रखना अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है. अगर जॉब वैकेंसीज कम होगी, ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वो बढ़ेगा. ठीक है, जॉब वैकेंसीज कम होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ठीक है, याद रखना. रॉन कर्व क्या बोलता है, रॉन कर्व बेसिकली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को किसके रिस्पेक्ट में मेजर करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी से. ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर हमारा अच्छा है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ पहले तो इंक्रीज़ करती है. ठीक है, जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा. ठीक है, थोड़ा और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और बढ़ा. लेकिन एक ऑप्टिमल साइज़ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ज़्यादा है. बट अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ज़्यादा होने लगी तो उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन होने लगेगा. ठीक है, ये रॉन कर्व से हमें पता चलता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व. इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व क्या बोलता है, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व जो होता है वो यू शेप्ड होता है. इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है. ठीक है, ये क्या बात करता है, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ग्रोथ इन इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम. ठीक है,
और इधर वाई एक्सिस पे क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इकोनॉमिक डिग्रेडेशन जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ये प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक अब अगर नहीं हुई है उस टाइम पे, अगर हमारा ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक हमारा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी आ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक हमारा ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो फिर जो है हमारा इकोनॉमिक जो है ये डिग्रेडेशन वो कम होने लगेगा। और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले पीरियड में आके ये जैसे जैसे हमारा ग्रोथ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है हमारा ये इन्वायरमेंटल जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगा। तो याद रखना कि इन्वायरमेंटल कुर्जेनेट कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के बारे में देख लेते हैं कुछ क्या है इनके बारे में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, बेसिकली ये परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन हु आर इन द लेबर फोर्स। इट स्टूड एट 50.40% in 2024। सो बेसिकली परसेंटेज ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने परसेंट ऑफ पीपल हैं जो कि लेबर फोर्स में पार्ट ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, कुछ न किसी फॉर्म का लेबर कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 50.40 था। नेक्स्ट आता है हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं टू द टोटल पॉपुलेशन। कितने हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसमें पार्ट ले रहे हैं लेबर में कि हाँ भाई मुझे काम करना है। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेट क्या होता है कि वो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जितने लोग काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट उनमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हुए, कितने लोगों को जॉब मिला वर्सेस टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमेशा जो होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से कम ही होता है। एक आइडियल इकोनॉमी में कैसा होगा कि जितने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उतना हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50.40% था 2024 में, बट वर्कर पॉपुलेशन जो था वो 47.2% ही था। नेक्स्ट आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है, इट्स अ सिचुएशन वेयर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स डिस्करेज द एम्प्लॉयड टू गो टू वर्क, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रैप क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है, ठीक है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी जो होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो होता है वो डिस्करेज करने लगता है, डिस्करेजेस द अनएम्प्लॉयमेंट टू गो टू जॉब। ये बेसिकली जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि हम अपने यूथ को 2,000 रुपया महीना देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको 2,000 रुपया हम पर महीना देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, जिसको जॉब खोजना चाहिए, वो एक सोशल ट्रैप में फंस जाएगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंस जाएगा। ठीक है भाई मेरी ज़रूरत 2,000 में पूरी हो ही जा रही है तो मैं क्यों एफर्ट मारूँ, ठीक है। तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। एक ये सिचुएशन होता है जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है उसको, जिसके वजह से वो एम्प्लॉय होने के लिए डिस्करेज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज अडल्ट हु आर एम्प्लॉयड, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है ये प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज के कितने लोग, वर्किंग एज में जितने लोग आ रहे हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ये हमारे क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट है। एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 47.2% है 2024 में। एम्प्लॉयमेंट रेट और वर्कर पॉपुलेशन मोर और लेस रिलेटेड है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज अडल्ट हु आर अनएम्प्लॉयड। जो हमारे अनएम्प्लॉयड है वर्किंग एज के पॉपुलेशन में, जो लोग हमारे अनएम्प्लॉयड है वो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी करेंटली कितना है, 6.4% है। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स होता है बेसिकली पर्सन्स एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट और अवेलेबल फॉर वर्क टुगेदर कंस्टिट्यूट लेबर फोर्स। तो पर्सन जो कि एम्प्लॉयड हैं या जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं या अवेलेबल फॉर वर्क हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, लेबर फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स क्या है, ऑल पीपल इन एज 15 to 59, सारे लोग जो 15 से 59 के एज ग्रुप में हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं वर्क फोर्स को, ठीक है। वर्क फोर्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन लेबर फोर्स। जो वर्क फोर्स होता है वो लेबर फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लेबर फोर्स तो हमारा वो होता है जो कि सीख कर रहे हैं, ठीक है, सीख कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को या अवेलेबल फॉर वर्क है। तो जैसे कुछ लोग एम्प्लॉयड हैं, कुछ सीख कर रहे हैं, कुछ अवेलेबल फॉर वर्क हैं, और कुछ हैं कि वो हम सीख भी नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल भी नहीं है और एम्प्लॉयड भी नहीं है,
ठीक है। जैसे कौन, जो एस्पिरेंट्स है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है, अवेलेबल टू वर्क तो है नहीं, क्यों, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। और सीख भी नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये जो हमारे एम्प्लॉयड हैं, वो एम्प्लॉयड भी नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स जो होता है, ये वाला जो वर्क होता है, क्योंकि ये एक एज के रूप में डिफाइन कर दिया 15 to 59, 15 to 59 में ये बांध दिया। तो इसमें जितने भी पॉपुलेशन आएंगी वो हमारी क्या होगी, वर्क फोर्स होगी। और ये वर्क फोर्स जो होगी लेबर फोर्स से हमेशा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट विच इज़ इंड्यूस्ड बाई चेंज इन जीडीपी। ये बेसिकली इलास्टिसिटी, एक तरह की एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया, ठीक है। चेंज अगर हम जीडीपी में चेंज लिए, जीडीपी में चेंज किए, तो उससे हमारा कितना एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया, ये कौन मेजर करता है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी की। तो द एक्सटेंट टू विच इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी क्या होता है, ये बेसिकली एक एक्सटेंट होता है जो ये कैलकुलेट करता है एक्सटेंट टू विच इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। तो किस एक्सटेंट तक जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहा है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी स्टेटस की। तो यूजुअल स्टेटस क्या होता है, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी डन बाई पर्सन ड्यूरिंग लास्ट 365 डेज प्रीसीडिंग डेट ऑफ सर्वे। ठीक है, यूजुअल स्टेटस क्या होता है, ये बेसिकली कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि एक पर्सन ने पिछले 365 डेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ की। ठीक है, इसके वजह ये सर्वे डेट से पहले वो क्या क्या जो है एक्टिविटी करा पिछले 365 डेज में, वो यूजुअल स्टेटस होता है। करेंट वीकली स्टेटस क्या होता है, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी डन बाई ए पर्सन ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज। यूजुअल स्टेटस बेसिकली लास्ट 365 डेज में क्या करा। करेंट वीकली स्टेटस ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज ने उसने क्या करा सर्वे से पहले। और करेंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट क्या कैलकुलेट करता है, रेफरेंस पीरियड इज ईच ऑफ 7 डेज प्रीसीडिंग डेट ऑफ सर्वे। ठीक है, ये कैलकुलेट करता है कि बेसिकली जिस दिन सर्वे हो रहा है उसके पिछले 7 दिन में रोज़ तुमने क्या क्या करा, ईच डे का जो है वो रेफरेंस लेता है। इट गिव्स अ कम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या देता है, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का एक वो देता है हमें, मेज़र करने का तरीका देता है। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव मेजर। तो ये हमारा करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अ फेनोमेना वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन एक्चुअली नीडेड। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। सो बेसिकली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल सबसे बढ़िया दे कि हमारे गांव में क्या होता है कि लोगों का खेती है इतना सा, लेकिन पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है, 10 लोग उसी में बैठ के खेती ही कर रहे हैं। ये खेती एक लोग से भी हो सकती थी, मैक्सिमम 2 लोग से हो सकती थी, बट पूरे परिवार के मेंबर 10 लोग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये। ठीक है, इससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स जो होता है वो जीरो होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि बेसिकली एक सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर में ऑकर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली जो कि ऑकर होता है ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब्स इन द मार्केट एंड स्किल ऑफ द वर्कर। ठीक है, अगर जॉब मार्केट की जो स्किल चाहिए वर्सेस जो हमारे लेबर वर्कर्स में स्किल है, अगर इसमें मिसमैच आ जाता है तो इससे क्या क्रिएट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइनिंग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बेसिकली साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइनिंग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली रिसेशन के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डिक्लाइन भी हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब। जब हम नया जॉब सर्च करते हैं, जैसे लेट से हमने कोई जॉब हम कर रहे थे बट बीच में 2 महीने का ब्रेक लेके कोई और जॉब सर्च करें, तो इस 2 महीने में जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि इंस्टीट्यूशनल
फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट का कुछ लॉ आ गया या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट होता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सिचुएशन वेयर पीपल आर अनविलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट। वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लेट से वेज से सेटिस्फाइड नहीं है, बोल रहे हैं कि नहीं हमें 50,000 महीने की सैलरी चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो 30,000 ही दूंगा। तो अगर इस टाइप का मिसमैच हो रहा है तो वो वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सिचुएशन वेयर वर्कर आर विलिंग एंड कैपेबल टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड एनी वर्क। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें बेसिकली जो वर्कर है वो इंटरेस्टेड तो है और विलिंग भी है काम करने के लिए, बट उसको और कैपेबल भी है, बट उसको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क हैव नो वर्क टू डू। ठीक है। जिसमें ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें लोग काम करने के लिए रेडी तो हैं बट उनके पास काम ही नहीं है। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बेसिकली कंट्रैक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दैट एंड्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोग काम करते हैं। लेट से 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 3 महीने टाइम गया तो उनका एम्प्लॉयमेंट भी गया, तो ये कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड व्हेन एलिजिबिलिटी एंड वेजेस आर टू हाई। ये बेसिकली क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब आपकी एलिजिबिलिटी और वेज जो है वो बहुत हाई होता है। ठीक है। तो उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है वो हम क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टिंग इन एन इकोनॉमी। अगर किसी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रहता है तो उसको क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट में डाल देते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सिचुएशन वेयर एम्प्लॉयज स्किल आर नॉट यूज्ड एज मच एज दे शुड बी। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक बंदा है जो जिसकी स्किल बहुत ज़्यादा है, उसके पास 50 स्किल्स हैं। ठीक है। बट जो काम कर रहा है उसमें उसकी 5 स्किल ही यूज़ हो रही है, सारी स्किल यूज़ नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान रखना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली कितने टाइप के होती हैं, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, साइक्लिक, वॉलेंटरी, कैजुअल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल, डिस्गाइज, क्रॉनिक। इनके बारे में हमने ऊपर बात कर लिया है एक एक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन जो होता है ये क्या है, इट्स बेसिकली राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली एक जनरल प्राइस लेवल जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है वो अगर इंक्रीज होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला होता है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू द टोटल और ओवरऑल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाई change in the price level of all goods and services including the consumer price index, wholesale price index। ठीक है। तो ये वो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो कि रेफर करता है टोटल या ओवरऑल इन्फ्लेशन। ठीक है। जो कि मेज़र किया जाता है कैसे, चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स, सारे गुड्स के प्राइस लेवल में चेंज को कंसिडर किया जाता है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है। जिसमें CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI जो है इनको भी कंसिडर किया जाता है। इट कैप्चर्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ बास्केट कम्युनिटी इंक्लूडिंग वोलाटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल। ये क्या करता है, कैप्चर करता है प्राइस मूवमेंट का एक बास्केट कम्युनिटी के बास्केट कमोडिटीज़ के प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करता है, जिसमें कि वोलाटाइल आइटम्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे फूड और फ्यूल। हेडलाइन इन्फ्लेशन दस रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ एवरेज कंज्यूमर। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को एक्सप्रेस करता है, किसके, एवरेज कंज्यूमर के। मेकिंग इट क्रूशियल इंडिकेटर फॉर पॉलिसी मेकर एंड जनरल पब्लिक। ये बेसिकली क्रूशियल बनाता है किसके लिए, ये बेसिकली एक क्रूशियल इंडिकेटर बन जाता है किसके लिए, पॉलिसी मेकर के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग सर्टेन आइटम्स दैट फेस वोलाटाइल प्राइस मूवमेंट। सो बेसिकली कोर इन्फ्लेशन वो होता है जो कि मेज़र किया जाता है सर्टेन आइटम्स को इंक्लूड करके। ठीक है। उसमें जो है सर्टेन आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है। किन को एक्सक्लूड किया जाता है, जिनका जो प्राइस जो है वो बहुत वोलाटाइल होता है। जैसे हमने यहाँ पे वोलाटाइल प्राइस वाले को भी इंक्लूड करा था, फूड और फ्यूल को। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में। बट कोर इन्फ्लेशन में उन सारे आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जिनका प्राइस जो है वोलाटाइल होता है। ठीक है। टिपिकली उसमें क्या क्या आता है, फूड और फ्यूल आता है। ठीक है। तो याद रखना कोर इन्फ्लेशन में और हेडलाइन इन्फ्लेशन में डिफरेंस मेजर ये है कि
हेडलाइन इन्फ्लेशन में वोलाटाइल प्राइस जिनका होता है वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे फूड या फ्यूल। और कोर इन्फ्लेशन में जो है वोलाटाइल प्राइस जिनका वोलाटाइल होता है गुड्स या सर्विसेज का, वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होते। It provides a more stable and underlying trend in inflation by focusing on the price rise in non-volatile goods and services। तो बेसिकली ये क्या देता है, कोर इन्फ्लेशन जो वो है वो एक तरह का स्टेबल एंड अंडरलाइंग ट्रेंड देता है इन्फ्लेशन का, जो कि फोकस करता है प्राइस राइज उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज में जो कि नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। कोर इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज डिसीजन as it filters out temporarily shock and gives a clear picture of persistent inflationary trends। ठीक है, ये कोर इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, एक डिफरेंस तो मैं बता ही दिया, बाकी के डिफरेंस देखते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो कवरेज होता है ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। ठीक है, जिसमें फूड और फ्यूल भी होते हैं, मैंने बता ही दिया था। और कोर इन्फ्लेशन में जो एक्सक्लूड करता है वोलाटाइल आइटम्स को, जैसे फूड या फ्यूल। वोलाटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इन हेडलाइन इन्फ्लेशन में हायर वोलाटिलिटी होती है। क्यों? ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन फूड एंड प्राइस, फूड एंड एनर्जी के प्राइजेस की फ्लक्चुएशन की वजह से इनकी जो वोलाटिलिटी होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन की, ये ज़्यादा होती है। वेयर एज कोर इन्फ्लेशन की जो वोलाटिलिटी होती है वो लेस वोलाटाइल होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अंडरलाइंग इन्फ्लेशन ट्रेंड को। इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग। किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग को। जबकि कोर इन्फ्लेशन किसको इंडिकेट करता है? रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड को। ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो यूज़ किया जाता है सोशल वेलफेयर एनालिसिस के लिए और कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट के लिए। जबकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो प्रेफर्ड बाई सेंट्रल बैंक फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज। इसके बारे में भी हमने बात कर ली कि ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए कोर इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है CPI WPI इन्फ्लेशन रेट एज रिपोर्टेड इन द न्यूज़। जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन होते हैं। ठीक है, और CPI WPI रेट्स जो होती हैं एक्सक्लूडिंग फ्यूल, ये हो जाता है आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉज देख लेते हैं क्या है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉज्ड बाय एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अगर हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड लेट से किसी एक कार का डिमांड बढ़ गया तो कार की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन में और क्या होता है? ऑफन लिंक टू मनी एंड क्रेडिट बूम। अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाता है या बहुत ज़्यादा क्रेडिट आ जाता है तो इसलिए ये जो है ये लिंक्ड होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास क्रेडिट या मनी आ गया है। इकोनॉमिक क्लोज टू फुल कैपेसिटी। इसमें इकोनॉमिक क्लोज टू फुल कैपेसिटी। ठीक है, इकोनॉमी जो होती है इकोनॉमिक क्लोज हो जाता है फुल कैपेसिटी पे, तो उस टाइम पे जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। पॉजिटिव आउटपुट गैप AD ग्रेटर देन पॉजिटिव GDP होता है इसमें डिमांड पुल में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? राइजिंग वेजेस कॉस्ट इन लेबर मार्केट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? राइजिंग वेज कॉस्ट इन लेबर मार्केट। अगर लेबर मार्केट में जो वेजेस का कॉस्ट है अगर वो इंक्रीज हो गया तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट कॉस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज सप्लायर। अगर डोमेस्टिक और ओवरसीज सप्लायर के द्वारा जो रॉ या मटेरियल का कंपोनेंट का कॉस्ट है अगर वो बढ़ जाए तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। ठीक है, राइजिंग इम्पोर्ट प्राइस ड्यू टू फॉलिंग एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट के फॉल होने के वजह से इम्पोर्ट प्राइस जो है वो राइज हो रहा है तो वो भी एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस देखते हैं, चेंजेस एंड रेगुलेटेड प्राइस। अगर जो है चेंजेस एंड रेगुलेटेड प्राइस, अगर प्राइस को हम चेंज करेंगे या रेगुलेट करेंगे उससे भी इन्फ्लेशन आ सकता है। चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, इसके वजह से भी जो है इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं तो वंस इन्फ्लेशन बिकम स्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमी इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। अगर इन्फ्लेशन एक बार इकोनॉमी में स्टैब्लिश हो गया तो उसको हटाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्ट एजेंट्स इन इकोनॉमी विल raise their inflation expectation and build it into
देयर कैलकुलेशन एंड डिसीजन। ठीक है, मोस्ट एजेंट जो होते हैं इकोनॉमी, जो वर्कर्स होते हैं, बिजनेसमैन और लीडर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपना जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ा लेंगे एंड ये क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे कैलकुलेशन एंड डिसीजन को। ठीक है, और इस चीज़ को ये अपने कैलकुलेशन और डिसीजन में बिल्ड करने लगेंगे। स्पेक्यूलेशन ऑफ प्रोडक्ट इन कमोडिटी एक्सचेंज, जो कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें जो है प्रोडक्ट का जो है स्पेक्यूलेशन चालू होने लगेगा कमोडिटीज़ का। ठीक है, कार्टिलाइजेशन बाई प्रोड्यूसर टू मैनिपुलेट प्राइस फॉर प्रॉफिट। अगर बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन आ जाए, जैसे लेट से टमाटर का प्राइस 200 रुपया किलो हो गया, तो क्या होगा, इसमें कार्टेलाइजेशन होने लगेगा। कुछ जो लोग होंगे वो टमाटर को और ज़्यादा इकट्ठा करने लगेंगे अपने पास को, 200 रुपये में भी नहीं बेचेंगे। सोचेंगे कि अगर मार्केट में और ज़्यादा स्कार्सिटी होगी, डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसको 2000 रुपये किलो नहीं, हम 200 रुपया नहीं 2000 रुपये किलो बेचेंगे। तो ये कार्टेलाइजेशन होने लगेगा अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो। होर्डिंग ऑफ यूज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एंड रिलीजिंग देम इन स्कार्सिटी ऑफ हायर प्राइस, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हमने बात करी। कार्टलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो कार्टल बना लेंगे लोग, अगर डिमांड बढ़ गया तो जो टमाटर बेचने वाले लोगों को अपना कार्टल बना लेंगे और बोलेंगे कि भाई हम 200 पे नहीं 2000 पे बेचेंगे। होर्डिंग भी होने लगेगा यूज़ क्वांटिटी में, क्योंकि लोग छुपाने लगेंगे और ज़्यादा दाम में बेचने लगेंगे। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का टाइप क्या होता है, एक डिफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, हाइपर होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन है। इनके बारे में अगर हम बात करने जाए तो और ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। एक डिफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, हाइपरफ्लेशन होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन वाली चीज़ देख लेते हैं, कैसे मेजर की जाती है, क्या किया जाता है। तो आई थिंक ये वाला चीज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।